चलो देखो बुआ रे, देखो रे बउआ, याद आन दो। अब हल्ला नहीं करना, क्या समझते हैं क्या? तो आपका चैप्टर क्या चल रहा था? ग्लोरी ऑफ इंडिया, ठीक है, भारत का वैभव, यही चल रहा था चैप्टर, जिसमें हमने इंट्रोडक्शन पढ़ लिया था कि भारत क्या है ना? क्या है भारत? भारत हमारा देश है। अब हम इसके आगे के टॉपिक पर ध्यान देते हैं। क्या देखिए, फर्स्ट टॉपिक है इंडिया यूनिटी इन डाइवर्सिटी। पहला टॉपिक है भारत एकता में विविधता में एकता। भारत विविधता में एकता, ये आपका टॉपिक है आज का। विविधता का मतलब होता है अलग अलग प्रकार के हैं हम लोग, और एकता मतलब फिर भी साथ रहते हैं, एक साथ रहते हैं। तो विविधता में एकता। कैसे अलग अलग प्रकार के हैं? तो एक तो हम लोग अलग अलग धर्मों के हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, पारसी, ये पढ़ ही चुके हो कल। तो अलग अलग हुए, ऐसे हुए, लेकिन हम लोग एक साथ सेलिब्रेट करते हैं फेस्टिवल। जैसे दिवाली फेस्टिवल है तो हम लोग तो मनाते ही हैं, और मुस्लिम भाइयों को भी शामिल कर लेते हैं, अन्य धर्मों के लोग भी, उनको भी इनवाइट करते हैं, उनको भी मिठाइयाँ खिलाते हैं, तो एक तरह से शामिल हो गए। ईद का त्यौहार आता है तो हमारे दोस्त जो ईद मनाते हैं मुस्लिम धर्म से है, तो वो हमें इनवाइट कर देते हैं। तो इस प्रकार हम लोग क्या है, दूसरे धर्मों में शामिल हो जाते हैं। तो अलग अलग होके भी क्या है, एक साथ है ना? कोई गुजराती है, कोई मराठी है, कोई बंगाली है, कोई बिहारी है, कोई झारखंडी है, अलग अलग है सब। फिर भी जब गुजरात में यहाँ रहने आते हैं तो एक साथ ही रहते हैं, है ना? एक साथ काम करते हैं, स्कूलों में पढ़ाई करते हैं। तो आप जहाँ बेंच पे बैठे हो तो आपका बगल वाला झारखंड का होगा, हो सकता है उसके बगल वाला यूपी का हो, बिहार का हो, अलग अलग स्टेट्स का है, तो है ना सब अलग अलग का। लेकिन हम सब कहाँ रहते हैं? एक साथ ही रहते हैं, एक साथ अपने त्यौहार, विचार, सब कुछ आदान प्रदान करते हैं। तो हम लोग अलग अलग हैं, है ना? अलग अलग हैं, फिर भी हम सब में क्या है? एकता है। तो इसे क्या कहते हैं? यूनिटी इन डाइवर्सिटी। क्या कहते हैं बुआरे? यूनिटी इन डाइवर्सिटी। यूनिटी इन डाइवर्सिटी। बुआरे आवाज़ नहीं करना, आवाज़ नहीं करना, आवाज़ करने के लिए मना है। तो यूनिटी इन डाइवर्सिटी, एकता में विविधता है। क्या कहते हैं? एकता में विविधता, एकता में विविधता। बुआरे पढ़ लेना, एकता में क्या कहते हैं? विविधता, ठीक है। भारत में एकता में विविधता क्यों है? क्योंकि भारत विविध जनसंख्या वाला देश है, यानी भिन्न भिन्न प्रकार के लोगों वाला देश है। 140 प्लस करोड़ लोग अपने देश में हैं, और सब एक जैसा नहीं है। धर्मों के मामलों में, रंग के मामले में, अमीरी गरीबी के मामले में, है ना, हर तरह के मामले में देखें तो भारत के सभी लोग अलग अलग तरह से हैं, बट एक साथ एक व्यवहार दिखलाते हैं, इंडियन कहलाते हैं। तो इसे कहते हैं एकता में विविधता में एकता। क्या कहते हैं? विविधता में एकता। इंडिया इज अ ह्यूज नेशन लाइक सब कॉन्टिनेंट, है ना? यानी भारत जो है एक महाद्वीप न होकर महादेश जैसा, कहते हैं ना, उपमहाद्वीप, द्वीप से छोटा उपमहाद्वीप, यानी महादेश से छोटा उपमहाद्वीप, यानी उपमहादेश। तो भारत एक उपमहादेश जैसा बड़ा देश है। भारत कैसा देश है? बहुत बड़ा देश है, ठीक है। सिंस एंशियंट टाइम्स पीपल ऑफ वेरियस ट्राइब्स एंड सब ट्राइब्स हैव डाइवर्सिटी, यानी प्राचीन काल से ही विभिन्न जनजातियों और उप जनजातियों के लोग अपने देश में बसते हैं, है ना? जनजाति और उप जनजाति। जनजाति मतलब वैसे लोग जो जिनका रहन सहन हमारी जैसे नहीं हुआ है, हमारे जैसे नहीं हुआ, अभी भी वो प्राकृतिक वातावरण पे निर्भर करते हैं, जंगलों में निवास करते हैं, वहाँ के कंदमूल खाकर अपना जीवन व्यतीत करते हैं, तो वो एक जनजाति है। और हम लोग क्या है? हम लोग शहर में, गांव में अलग अलग तरीके से हम लोग का जीवन यापन होता है। तो अलग अलग तरह के लोग, अलग अलग जनजातीय लोग अपने देश में बसे हुए हैं, क्योंकि विविधता में एकता है। क्या है? विविधता में एकता। समझ में आ रहा है? विविधता में एकता क्यों है? विविधता में एकता क्योंकि है हम लोग अलग अलग, बट जब बात आती है सेलिब्रेशन का, जब बात आती है ना, किसी तरह के काम करने का, पढ़ाई करने का, साथ में बैठने का, तो हम एक हो जाते हैं। देश का नाम आता है तो हम क्या हो जाते हैं? एक। जवाहरलाल नेहरू हैज़ कॉल्ड इट यूनिटी इन डाइवर्सिटी। इन्हीं चीज़ों को, इन्हीं विशेषताओं को, भारत की इन्हीं विशेषताओं को जवाहरलाल नेहरू, भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने क्या कहा कि भारत विविधता में एकता वाला देश है। भारत में विविधता में एकता वाला देश है। अलग अलग धर्म, वंश, रंग,
है ना, के आधार पर, जाति के आधार पर हम लोग बटे हुए हैं, फिर भी हम लोग एक साथ होकर एक समाज में रहते हैं और एक साथ किसी प्रकार का सेलिब्रेशन कार्य, है ना, और समाज को चलाते हैं एक साथ होकर। तो इसलिए भारत के पहले प्रधानमंत्री ने क्या कहा कि भारत विविधता में एकता वाला देश है। आई बात समझ में? इस चैप्टर में और भी बातें हमें पढ़ना है, 6 मुख्य बातें हैं, ये 6 बातें पढ़ेंगे ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। पहला चीज़ एंशिएंट इंडिया एग्रीकल्चर, पहले के ज़माने की खेती कैसी थी। ये सब पढ़ के फ़ायदा क्या होगा? तो फ़ायदा ये होगा कि हमें जानकारी मिलेगा, हमारे इतिहास को जानने को मिलेगा। इन सब चीज़ों को पढ़ने के बाद भारत का इतिहास कैसा है वो हमें जानकारी मिल जाएगी इन बातों से। समझ में आ रही बात? ठीक है। तो एंशिएंट इंडिया एग्रीकल्चर समझेंगे कि पहले के लोग किस प्रकार की खेती करते थे। एंशिएंट इंडिया रूरल एंड अर्बन लाइफ, पहले के लोगों का, है ना, शहरी जीवन कैसा था, ग्रामीण जीवन कैसा था, गांव में लोग कैसे रहते थे, शहर में लोग कैसे रहते थे, पहले के लोगों का, एंशिएंट टाइम, प्राचीन काल के लोगों का। एंशिएंट इंडिया आर्ट, प्राचीन काल के लोगों का कला क्या था, कौन सा कला में वो लोग, है ना, प्रसिद्ध थे, तो वो कला के बारे में हम समझेंगे। एंशिएंट इंडिया लिटरेचर, प्राचीन काल के साहित्य को समझेंगे, है ना। एंशिएंट इंडिया फॉरेन ट्रैवलर्स, प्राचीन काल के जो विदेशी यात्री हैं उनके बारे में समझेंगे। एंशिएंट इंडिया ट्रेड, प्राचीन भारत का व्यापार कैसा था वो समझेंगे। ये 6 बातों को समझने के बाद हम ये समझ जाएंगे, ये 6 बातों को समझने के बाद हम ये समझ जाएंगे कि हमारा अतीत, हमारा पास्ट कैसा था, भारत का पास्ट कैसा था। समझ गए? नहीं समझे? हाँ, तो स्टार्ट करते हैं कि करके। पहला क्या है? सबसे पहला क्या है? पहला है एंशिएंट एग्रीकल्चर। क्या है? एंशिएंट एग्रीकल्चर। सबसे पहले हम एग्रीकल्चर को समझेंगे कि एंशिएंट एग्रीकल्चर कैसा था, है ना, प्राचीन काल की खेती कैसी थी। फार्मिंग बिगेन इन एंशिएंट इंडिया, कहा जाता है खेती प्राचीन काल से शुरू हुई, यानी आज से लगभग, है ना, 8 से 10,000 साल पहले खेती प्रारंभ हुई। क्या हुई? खेती प्रारंभ हुई। भारत में सबसे पहली खेती माना गया मेहरगढ़। कहाँ? मेहरगढ़, है ना। कहाँ है ये मेहरगढ़? पाकिस्तान में पड़ता है। मेहरगढ़ कहाँ पड़ता है? पाकिस्तान, है ना। किरथर और सुलेमान पहाड़ियों के बीच का जगह मेहरगढ़ है। वहीं पे पहली खेती के साक्ष्य मिले, प्रूफ मिले कि खेती यहाँ हुई थी, और तब से लेकर खेती होती आ रही है। इन एंशिएंट इंडिया व्हीट, बार्ली, पैडी, ज्वार, मिलेट, सीसम, पीस, प्राचीन काल में गेहूं, जौ, धान, ज्वार, बाजरा, तिल, मटर, ये सब का खेती होता था, आज भी होता है। तो प्रारंभिक खेती कौन कौन चीज़ों का था? गेहूं का, जौ का, धान का, ज्वार का, बाजरा का, है ना, तिल का, है ना, मटर का, ये सब चीज़ का खेती होती थी, है ना। अनाज के रूप में क्या इस्तेमाल करते थे लोग? गेहूं, जौ, धान, ये सब इस्तेमाल करते थे। ठीक है। ज्वार बाजरा भी खाते थे रोटी बनाकर, और तिल के तेल से सब्जी बनाते थे। तिल का तेल यूज़ करते थे बहुत सारे कार्यों में, सब्जी बनाने, पूरी छानने, एक्सेट्रा। तो ये प्राचीन काल के खेती से मिले हैं। खेती करने के लिए क्या चाहिए? टूल्स चाहिए, औजार चाहिए। आज तो ट्रैक्टर है, कल्टीवेटर है, बहुत सारी चीज़ें हैं। पहले था क्या? तो पहले ये सब चीज़ नहीं थी, लेकिन कुछ ना कुछ हथियार थे जिससे खेती आसानी से किया जा सके। तो खेती करने के लिए आसानी से सबसे व्यवस्थित तरीके से होगा किससे? तो प्लाऊ। पहले हल जोते जाते थे, तो हल बनाया जाता था लकड़ी का। क्या बनाया जाता था? हल। आयरन टूल, लोहे का हथियार यूज होता था। क्या यूज होता था? लोहे का। सिकल, काटने के लिए, फसल काटने के लिए सिकल आता है, हंसुआ जिसे बोलते हैं, वो काटा जाता है धान गेहूँ जो काटना है, तो सिकल उपयोग होता था। ठीक है। खेत जोतने के लिए प्लाऊ, हल, खेत जोतने के लिए प्लाऊ, हल, है ना। आयरन टूल, खुरपी वगैरह होता था ताकि खेत में एक्स्ट्रा जो खरपतवार आ गए हैं उसको निकाल सके, खुरपी से निराई करने के लिए। और सिकल का उपयोग होता था किस काम के लिए? तो सिकल का उपयोग होता था फसल काटने के लिए। ये सब खेती के औजार हैं। और अगर लकड़ी काटने का काम है तो एक्सेस, कुल्हाड़ी का काम होगा। कुल्हाड़ी से लकड़ी काटा जाएगा, कुल्हाड़ी से लकड़ी को क्या किया जाएगा? काटा जाएगा। तो ये सारा काम पहले के ज़माने में होते थे, है ना, कि और खेती का काम पूरा होता था। आ गया समझ में? नहीं आया? अगला है इरिगेशन। इरिगेशन मतलब होता है सिंचाई।
भाई खेती करने के लिए खेती का अगला स्टेप क्या है? सिंचाई है ना। यानी फसल अच्छी तरह हो इसके लिए सिंचाई होना ज़रूरी है। सिंचाई नहीं होगा तो फसल होगा? सिंचाई होगा तभी फसल होगा, सिंचाई नहीं तो फसल नहीं। तो सिंचाई ज़रूरी था। और सिंचाई के लिए क्या उपाय है? तो कैनल्स, नहर का उपयोग होता था, है ना। वेल, कुआं से भी पानी निकाल के और उसका उपयोग किया जाता था। कहाँ? खेतों में। कहाँ किया जाता था? खेतों में। लेक्स, झील से पानी निकालकर आर्टिफिशियल रिजर्वायर बनाया जाता था, जलाशय बना के उसमें पानी, बारिश का पानी इकट्ठा हो और यही पानी यूज़ किया जाता था किसके काम में? खेत में पानी पटाने के काम में। तो इस प्रकार से सिंचाई का उपयोग होता था प्राचीन काल में, एंशिएंट टाइम में। तो जो खेती आज मॉडर्न ज़माने में हो रहा है वैसा ही खेती एंशिएंट टाइम में, प्राचीन काल में होते थे। शर्त ये था कि आज के हिसाब से थोड़ा मशीनें यूज़ हो रही है खेतों में, और पहले मशीन के जगह मशीन नहीं होते थे, मशीन की जगह पे औजार होते थे और इंसान ज़्यादा खटते थे। खेतों में कौन काम करते थे? इंसान। आज इंसान कम हो गए हैं, खेतों में काम करने के लिए इंसान की संख्या घट गई है, ठीक है, लोगों की संख्या घट गई है, उसके जगह पे क्या आ गया है? मशीन। ठीक है, आगे समझिए। आगे क्या है? एंशिएंट इंडिया पहला हो गया आपका कंप्लीट, खेती के बारे में समझ गए। अब हम समझेंगे एंशिएंट इंडिया रूरल एंड अर्बन लाइफ, कि पहले के लोग जो शहर में रहते थे वो कैसा ज़िंदगी जीते थे, गांव में रहते थे वो कैसा ज़िंदगी जीते थे। तो ये हमें समझना है ना, ग्रामीण जीवन और शहरी जीवन। तो इसके लिए देखा गया कि ग्रामीण जीवन और शहरी जीवन को बांट दिया गया दो भागों में, यानी पूरा इंडिया नॉर्थ इंडिया एंड साउथ इंडिया में कन्वर्ट हो गया। नॉर्थ इंडिया का मतलब ऊपर का भारत और साउथ इंडिया मतलब दक्षिण भारत, यानी तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ये सब क्षेत्र, महाराष्ट्र तक। और महाराष्ट्र से ऊपर गुजरात, पंजाब, है ना, हरियाणा, राजस्थान, ये सब क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? ये सब नॉर्थ इंडिया, उत्तरी भारत। तो दो भागों में बटा हुआ था, उत्तरी भारत और दक्षिणी भारत। जो उत्तरी भारत होते थे वहाँ के जो गांव होता था, गांव में एक व्यक्ति जिसके पास सबसे ज़्यादा ज़मीन होता था वो होता था गांव का मुखिया। क्या होता था? गांव का मुखिया। उत्तरी भारत की बात हो रही है। उत्तरी भारत में ज़मीन के सबसे बड़े मालिक को क्या कहा गया? गांव का मुखिया, जिसे ग्राम भोजक कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्राम भोजक। आज के हिसाब से उत्तरी भारत में मुखिया या प्रधान जी होते हैं। पहले के ज़माने के हिसाब से, प्राचीन काल के हिसाब से मुखिया शब्द का इस्तेमाल न करके उसके जगह पे क्या होता है? ग्राम भोजक। क्या किया गया? ग्राम भोजक। ग्राम भोजक होते थे जिनके पास अत्यधिक ज़मीन होते थे, कारीगर से वो खेती करवाते थे, किसान मतलब जो फार्मर्स हैं उनसे खेती करवाते थे और ज़मीन के वो मालिक होते थे, जिसे क्या कहा गया? ग्राम भोजक। क्या कहा गया? ग्राम भोजक। तो ग्राम भोजक होते थे पहले। क्या होते थे? ग्राम भोजक। ठीक है, ग्राम भोजक के पास ज़्यादा ज़मीन थी। ग्राम भोजक का और भी काम था। जो ग्राम भोजक होते थे वो ज़मीन की मालिकाना हक रखते थे, खेती करवाते थे और गांव में लॉ एंड ऑर्डर यानी नियम कानून व्यवस्था का भी ध्यान रखते थे। क्या ध्यान रखते थे? नियम कानून व्यवस्था। यानी गांव में ग्राम भोजक कौन बनेगा? कोई भी आदमी नहीं, जिसके पास ज़्यादा ज़मीन हो वो, जिसके पास अत्यधिक ज़मीन हो वो आदमी क्या बनेगा? ग्राम भोजक। जो आदमी अत्यधिक ज़मीन रखता है और वही ज़मीन का मालिकाना हक रखता है और वो खेती करवाएगा लोगों से। और उसके बाद गांव का लॉ एंड ऑर्डर, यानी कोई भी अपराध ना करे, मतलब कोई अपराधी प्रवृत्ति का काम ना हो, गांव अच्छे तरीके से चले, खुशहाल जीवन जिए गांव, वो भी ध्यान रखते थे। समझ आई बात? तो लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी इन्हीं के पास थी। किनके पास थी? ग्राम भोजक की। अब हम साउथ इंडिया के तरफ चले तो दक्षिण भारत के तरफ है ना, 3 तरह के लोग रहते थे। जिनके पास ज़्यादा ज़मीन वो बड़े लैंड होल्डर्स या लैंड लॉर्ड्स कहलाते थे, बड़े ज़मींदार कहलाते थे। और जिनके पास छोटे मोटे ज़मीन थे तो वो छोटे किसान कहलाए। ज़्यादा ज़मीन है तो बड़े ज़मींदार, कम ज़मीन है तो छोटे किसान, ज़मीन ही नहीं है तो वो मजदूर, लेबर, सर्वेंट यानी नौकर। जिनके पास साउथ इंडिया में जिनके पास ज़मीन नहीं थी वो मजदूर की ज़िंदगी जीते थे। कौन सी ज़िंदगी? मजदूर की। वो अरे तो उठ जाओ, उठो, क्यों उठाया तो तुमको मालूम है ना, खड़ी रहो। आगे समझ में? क्या समझे?
जिसके पास जमीन नहीं होता था वो जिनके पास, मतलब साउथ इंडिया की बात हो रही है। नॉर्थ इंडिया में तो जान गए कि भाई एक के आदमी बड़ा मालिक, ज़मीन का मालिक, ग्राम भोजक, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करेगा, लोगों से खेती करवाएगा, पूरा खुशहाल रहेगा गांव। ठीक है, साउथ इंडिया की बात कर रहे हैं। तो साउथ इंडिया में लोग 3 कैटेगरी में बटे हुए थे। ज़मीन ज़्यादा जिसके पास है, सुन रहा है, तुम सुन रहे हो क्या बोला मैं अभी? साउथ इंडिया के लोग कैसे थे? हाँ, तो उठ जा, तू उठ के खड़ा रहो, लेट मत जाओ यहाँ पे बेंचे पे। तो ज़मीन के जो मालिक है ना, ज़्यादा ज़मीन के मालिक ज़मींदार, बड़े ज़मींदार। थोड़ा बहुत ज़मीन हो तो छोटे किसान, और ज़मीन नहीं हो तो अब बेचारा कहाँ जाएगा? तो जिसके पास ज़मीन नहीं है तो किसी के यहाँ नौकरी किया, नौकर का काम किया, खेती का कहीं पे, जिसके पास खेत है तो ज़मींदार के यहाँ पे खेती पे लग गया। क्या इस प्रकार से उनके पास आमदनी होती थी, खेत का अनाज, खेत का ही भोजन उनके घर पहुँचता था, है ना, मजदूरी के रूप में। और फिर वो अपने बाल बच्चों को या अपने आप को पालते थे, आगे बढ़ाते थे अपना जीवन। ठीक है, तो ये कहाँ का कहानी है? साउथ इंडिया। शहरों के बारे में खास चैप्टर में दिया नहीं गया है, तो हम आगे एंट्री नहीं किए। आगे इसके आपको नहीं पढ़ना है शहर के बारे में, क्योंकि गांव जैसे ही जीवन रहा होगा शहर में राजा का वास होगा। ठीक है, आगे बात समझ में? हाँ, आगे अब सवाल है, हाउ वाज द लाइफ ऑफ टाउन? शहर का जीवन कैसा था, है ना? साउथ इंडिया का नहीं पूछा रहा है, पूरा भारत का पूछा जा रहा है, बाकी डिटेल दिया नहीं है। तो ये सिर्फ लिखा है कि भारत में प्राचीन काल में शहरी जीवन कैसा था। कैसा था शहर का जीवन? तो लगभग 2500 साल पहले ज़्यादातर शहर महाजन पदों की राजधानी हुआ करती थी। यहाँ पे लगभग जितने भी शहर थे वो किसकी राजधानी होती थी? महाजन पद। किसकी राजधानी? महाजन पद। आप पीछे वाले चैप्टर में महाजन पद पढ़े हो। कितने महाजन पद थे? गुड, 16 महाजन पद थे। कितने महाजन पद? 16 महाजन पदों में याद है किसी को कि सबसे बड़ा महाजन पद कौन, सबसे शक्तिशाली? मगध। क्या बात है, मगध था ना, सबसे बड़ी मतलब महाजन पद थी मगध, है ना, और उसकी राजधानी पाटलिपुत्र थी ना। तो ज़्यादातर शहर जैसे पाटलिपुत्र, उज्जैन और जितने भी शहर थे उस समय के, वो ज़्यादातर शहर किसकी राजधानी होती थी? महाजन पद की राजधानी। महाजन पद की राजधानी कब की बात है? आज से 2500 साल पहले की बात है ना। ये शहर में किले थे, शहर किला से बंद था, यानी चारों तरफ ऊंची ऊंची दीवार थी, और दीवारों को, ऊंची ऊंची दीवारों को क्या कहते हैं? किला। तो शहर किस में बंद था? किला में, है ना। घरों में, माने मोहल्ले में कुआं मिले हैं, गोलाकार कुएं मिले हैं। कुएं में लोग, कुआं जो है मुख्य रूप से पानी का स्रोत होता था, तो कुआं से क्या पीते थे? पानी। गांव में तालाब से पानी आता था और शहर में कुआं होता था, कुआं से पानी। आज के जैसा कंजेस्टेड शहर नहीं होता था, आज के जैसा कंजेस्टेड एकदम घना शहर नहीं, तल्ला के ऊपर तल्ला मकान बना हुआ नहीं। पहले शहर होते थे, जो आज जो गांव है ना, वो पहले का शहर था। समझ आई बात? और आज जो पहाड़ों पे लोगों की संख्या है वो पहले गांव में था, मतलब बड़ा कम लोग गांव में, 10-20 लोग, 30 लोग गांव है, पूरा खाली खाली ज़मीन है, खेत खलियान है, नदी तालाब है, वो गांव। और मान के चलो कि 2-4 हज़ार संख्या बढ़ गया, 2-4 हज़ार लोग हो गए और फिर भी खेत खलियान दिख रहे हैं, वो शहर हो जाए। वो क्या हो जाएगा? शहर। जहाँ सुख सुविधा ज़्यादा थी वो शहर। शहरों में पानी की सुविधा तालाब से, शहर चारों तरफ से फोर्टिफाइड था, यानी किला से। ठीक है, और शहर ज़्यादातर कहाँ क्या थे? तो महाजन पदों की राजधानी। आई बात समझ में? और जो शहर में लोग जो है खाना खाने के लिए उपयोग, जो ग्रामीण लोग जो यूज़ करते थे, वो शहर में भी लोग खाते थे। क्या खाते थे? गेहूँ, जौ, चावल, दूध, दही, है ना, घी, फल, ये सब खाना लोग शहर में खाते थे, गांव से ही आता था। समझ में आ गया? जो खाना हम लोग आज खाते हैं ना, बस वैसी। आज खाना केमिकली वाला हो गया है, और पहले का खाना शुद्ध होता था। क्या होता था? शुद्ध घी, जिसकी सुगंध, सौंधी सुगंध, शुद्ध मिठाई, है ना, एकदम कोई शरीर में कोई नुकसान नहीं करेगा, है ना। घी में पूड़ियाँ छानी जाती थी, तिल का तेल, माने स्वस्थ वर्धक चीज़, नारियल का तेल का उपयोग होता था, स्वस्थ वर्धक चीज़ें यूज होता था, जो आज के जैसे केमिकल वाला हो गया। ठीक है, शहर के जो लेडीज़ होती थी वो कपड़ा जो है ना, 3 तरह के कपड़ा पहनती थी लेडीज़, और जेंट्स 2 तरह का। नीचे के कपड़ा को, यानी आप जो लोअर या पैंट पहनते हो उसको कहते थे, है ना, मतलब नीव। नीचे कपड़ा को क्या कहा जाता है? नीव। और ऊपर के कपड़ा को वास।
नीचे जो कपड़ा पहनते थे निचले हिस्से पे, उस कपड़े को क्या कहते हैं? नीव। और ऊपर के कपड़े को वास, और दुपट्टा को अधिवास। दुपट्टा को अधिवास, समझ आई बात? तो शहर की स्त्रियां कितने प्रकार के कपड़े पहनती थी? 3। जो कपड़ा हम ऊपर पहने हुए हैं इसको कहते हैं वास। पैंट पहने हुए तो नीव, नीवी कहते थे पैंट को, लोअर नीवी हो गया, ठीक है। और ये कपड़ा क्या हो गया? वास। और अगर कोई लेडी है, कोई स्त्री है, तो वो क्या रखेगी? दुपट्टा, तो उसे क्या कहा गया? अधिवास। क्या कहा गया? अधिवास। तो लड़का 2 तरह का कपड़ा पहनेगा, नीवी और वास। नीवी और वास। स्त्री भी 2 तरह का कपड़ा पहनेगी, नीवी और वास, लेकिन स्त्री के ऊपर एक दुपट्टा रहेगा, उसे क्या कहते हैं? अधिवास, ठीक है। आज तो कपड़े के दुनिया भर का नाम है, घाघरा, प्लाजो, है ना, कौन कौन कपड़ा है ना, पैरेलल सूट है ना कपड़े का नाम, गुची का टॉप, उसके बाद बहुत सारे हैं, मतलब वो लेगीज हो गया, है ना, प्लाजो हो गया, बहुत सारा कपड़ा का नाम है। अब पहले सब लड़का लड़की सब एक जगह, नीवी और वास, और लड़की है तो अधिवास। दुपट्टा आ गया तो क्या हो गया? अधिवास। आ गया समझ में? बाकी कोई कपड़े होते नहीं थे। तो ये था वहाँ का जीवन, जो कपड़े पहनते थे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं क्या? हाँ, इतना ही समझते हैं क्या? क्या पढ़े आप? पहला प्राचीन काल की खेती, बताओ जरा। प्राचीन काल की खेती में कौन कौन सी खेती होती थी? गेहूँ, धान, जौ, बाजरा, ठीक है, मटर, तीसी, तिल वगैरह होता था। कौन कौन से औजार यूज किए जाते थे खेती के लिए? प्लाव यानी हल, आयरन के हथियार जैसे खुरपी, है ना, और सिकल फसल काटने के लिए, और कुल्हाड़ी लकड़ी काटने के लिए, ठीक है। और पानी पटाने के लिए यानी कि सिंचाई की व्यवस्था क्या थी? ठीक है, ये जान गए। और उसके बाद है नॉर्थ इंडिया के लोग क्या कहलाते थे? जो बहुत ज़्यादा ज़मीन के मालिक होते थे तो ग्राम भोजक। और साउथ इंडिया के लोग 3 भागों में बटे थे, बड़े ज़मींदार, छोटे किसान और मजदूर, ठीक है। और कपड़े शहर के लोग किस प्रकार के पहनते थे? नीचे नीवी, ऊपर वास, और दुपट्टा है तो अधिवास। गमछा भी अधिवास में आएगा, गमछा माथा पे क्या होगा? अधिवास, है ना। शहर कैसा था? तो शहर के अधिकांश जो शहर थे वो महाजनपदों की राजधानी थी, और शहर चारों तरफ से क्या था? किला से घिरा हुआ। और हर मोहल्ले में क्या होता था? कुआं पानी का स्रोत होता था। खाते क्या थे? तो जो हम लोग खाते हैं वही खाते थे, लेकिन शुद्ध होता था, है ना। चावल, दाल, रोटी, है ना, घी, फल फूल, दूध, दही, घी, ये सब खाते थे, जो आज भी खाते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं क्या? चलिए।